नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर जनमानस में जागरूकता ला रहे हैं सनशाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रवाल। आगामी 1 जून से बस परिवहन सेवा प्रारंभ। लॉकडाउन के कारण 2 जून की रोटी के लिए 3 बस संचालकों को 1 जून से मिलेगी राहत। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणी से नाराज पंचायत पदाधिकारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। और भिलाई मुरैना स्थित पावर प्लांट में पसरी राखा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंची पर्यावरण संरक्षण की टीम। अब खबरें विस्तार से। भिलाई 3 के मुरैना सोमनी स्थित NSPCL पावर प्लांट के राखड़ बांध से लगातार तीसरे दिन भी राख का गुबार उड़ता रहा। वहीं जांच करने पहुंचे पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी भी गुबार देखकर दंग रह गए। उन्होंने बांध का मुआयना किया। इस दौरान वहां मौजूद पावर प्लांट के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी। गौरतलब है कि NTPC के संयुक्त उपक्रम मुरैना स्थित NSPCL पावर प्लांट के राखड़ बांध से लगातार तीसरे दिन भी राख का गुबार उठता रहा। वहीं जांच करने पहुंचे पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी भी राख का गुबार देखकर दंग रह गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा बांध से राख उड़ने से रोकने पानी का फव्वारा शुरू कर दिया गया था। वहीं पर्यावरण संरक्षण मंडल की प्रबंधक अनीता सावंत व उनकी टीम द्वारा राखड़ बांध का मुआयना किया गया। इस दौरान वहां मौजूद पावर प्लांट के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने की हिदायतें दी गई। वहीं लगातार उड़ रहे राख से सोमनी गनियारी के गांव में जनाक्रोश की स्थिति निर्मित होने लगी, जो कभी भी फूट सकती है। मौके पर पहुंचे सोमनी निवासी डॉक्टर राधेश्याम वर्मा ने बताया कि भिलाई 3 से सोमनी की ओर जाने वाले मार्ग पर धूल भरे गुबार का हाल ये है कि वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सामने देखने के लिए दिन में भी लाइट जलाना पड़ता है। बीते 3 दिनों से तेज हवा आते ही राख का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। धूल के गुबार का असर सोमनी के अलावा आसपास के आधा दर्जन गांव में भी देखने को मिल रहा है। पावर प्लांट से जो राखड़ निकल रहा है, जो बांध से आज पूरे गांव में बह रहा है, इससे गांव वालों को काफ़ी परेशानी तो है ही। आज पूरे घरों में डस्ट जो है पूरा जम गया है। उसके साथ ही आज यहाँ पे इस बांध से लगा हुआ काफ़ी लगभग 700 एकड़ करीब यहाँ पे और कृषि ज़मीन है। उस ज़मीन का भी उर्वरा शक्ति जो है इससे नाश होगी, क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश है, ये जो राख है, वो खेतों में जाकर के जम जाता है और जमने की वजह से वहाँ पर उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि वो पथरीला हो जाता है। गांव वाले बड़े उत्साह में थे कि जब यहाँ पावर प्लांट की स्थापना हुई, उस समय लोगों को लगा कि हमारे गांव का विकास होगा, हमारे गांव काफ़ी उन्नति करेगी। लेकिन आज लोगों को ये एहसास नहीं था कि इस गांव में इस प्रकार धूल की वर्षा होगी और लोगों को परेशानी होगी। कितने दिनों से समस्या हो रही है? ये अभी 3 दिनों से बहुत ज़्यादा समस्या जो है कि ये लगातार 3 दिनों से चल रही है। इसके पहले भी इस प्रकार से यह जो धूल है वो लगातार गांव में हवा के माध्यम से जाता ही रहता है, लोगों को परेशानी होती रहती है। और वहाँ चिमनी से निकलने वाला राख भी यहाँ पर गांव के घरों में, छतों में पूरा काला काला, जब हम पैदल चलते हैं अपनी छतों में तो पूरा पैर काला हो जाता है। यहाँ नहाने के पानी ऊपर में एक लेयर जम जाता है डस्ट का। इस प्रकार की परिस्थिति है। इससे क्या है, ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी है। ग्रामीण पर्यावरण विभाग में या प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत किए थे? अभी इस समय मैंने GM को इस संबंध में उनको भेजा था कि हमारे गांव में इस प्रकार से परेशानी है, आप इस परेशानी का निदान करिए ऐसा करके। अभी आज कोई अधिकारी वगैरह प्रशासनिक अधिकारी आए थे?
हाँ, इस संबंध में आज पर्यावरण अधिकारी जो है आज यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के मुआयना किए, देखे वस्तु स्थिति क्या है। उनको भी लगा कि वास्तव में ये गांव वालों को काफ़ी परेशानी है। वो खुद ही वहाँ पर जब वो रास्ते में रुके तो खुद डस्ट से वो ही गिर गए थे। तो इस प्रकार स्थिति है और कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अधिकारी लोग आकर के यहाँ पर देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि पावर प्लांट स्थापना है, अच्छा विकास करे, सब हो, और इस प्रकार से परेशानी जो डस्ट की परेशानी है ये सब परेशानी गांव वालों को ना हो। बहरहाल जांच करने पहुंची पर्यावरण संरक्षण मंडल की प्रबंधक अनीता सावंत व उनकी टीम ने राखड़ बांध व सोमनी क्षेत्र का निरीक्षण कर मौके पर पहुंचे पावर प्लांट के अधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यवस्था सुधारने की हिदायतें दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर चरोदा कांग्रेस परिवार द्वारा पंचशील नगर चरोदा के सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर सेवा दिवस के रूप में मनाकर भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारियों का, डॉक्टर और नर्स का सम्मान किया गया, जिसमें चरोदा कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में कांग्रेस जनों के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि मनाई गई। इसी कड़ी में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर चरोदा कांग्रेस परिवार के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश समन्वयक सुप्री टेम्भुरकर के नेतृत्व में चरोदा पंचशील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना काल में लगातार अपनी सेवा दे रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों, डॉक्टरों एवं नर्सों का शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर चरोदा कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता सहित चरोदा निगम के पार्षद एल्डरमैन शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश समन्वयक सुप्री टेम्भुरकर, कांग्रेस की कार्यकर्ता दीक्षा पांडे, चरोदा निगम के एल्डरमैन दिलीप ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुण्यतिथि के रूप में आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग शोक मना रहे हैं इसको, और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे फ्रंट लाइन वॉरियर के जो हमारे डॉक्टर हैं, मितानिन हैं, उन्होंने कोविड काल में जो सेवा दी हैं लोगों को, सारे लोग तो अपने घर पर थे, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के जो सेवा दी हैं उसके लिए आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चरोदा कांग्रेस परिवार और अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया है। धन्यवाद। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि पर भिलाई चरोदा कांग्रेस कमेटी द्वारा चरोदा के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स सभी का सम्मान किया गया है। कोरोना काल के विषम परिस्थिति में इन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल के जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है, और ऐसे योद्धाओं का कांग्रेस कमेटी द्वारा बहुत सम्मान करती है। कि नर्स है जो इस विपरीत समय में लोगों की सेवाएं कर रही हैं, लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका सम्मान किया गया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। कि इससे क्या है, उनके और मनोत्साह उनका बढ़ेगा, ताकि और भी आगे वो खुशी से काम करें और आगे भी ऐसी कार्य किए जाएंगे। नमस्कार। वहीं इस सम्मान समारोह में शामिल स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 की डॉक्टर स्मृति ने चरोदा कांग्रेस परिवार का आभार दिल से जताया। आज प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा हम सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया है, जिसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम उन्हें आगे भी ऐसे ही कार्य कर देंगे। बहरहाल इस अवसर पर चरोदा कांग्रेस परिवार के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बीएसपी क्षेत्र में पेयजल की शुद्धता को लेकर औचक निरीक्षण किया। आयुक्त टाउनशिप के घरों में पहुंचे और घरों में आने वाले पानी की शुद्धता को लेकर चर्चा की। लोगों ने उन्हें बर्तनों में भरकर पानी को दिखाया। कई घरों में निरीक्षण के पश्चात
निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों को क्षेत्र में क्लोरीन टैबलेट वितरण करने निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी निगम पीआरओ पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। आयुक्त महोदय द्वारा बीएसपी के कई घरों में शुद्ध पेयजल को लेकर निरीक्षण किया गया है और कई घरों में जो है पानी रहवासियों ने दिखाया है बर्तन के माध्यम से, और कई घरों के अंदर तक भी माननीय आयुक्त महोदय पहुंचकर पानी की शुद्धता परखने पहुंचे थे। और वहां पर जब गए तो जो भी चर्चाएं हुई हैं और जो चर्चा उपरांत में रिजल्ट आया है उसके अनुसार से आयुक्त महोदय ने कहा है कि क्षेत्रों में जहां ऐसी समस्याएं हैं वहां भी क्लोरीन टेबलेट का वितरण करें और अन्य क्षेत्रों में भी क्लोरीन टेबलेट का वितरण करें ताकि अपने यूज़ के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से उस टेबलेट का उपयोग जो है पानी शुद्धता के लिए लोग कर सकें। नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र में निवासरत थर्ड जेंडरों को राशन का सामान उपलब्ध कराया गया। थर्ड जेंडर के प्रतिनिधियों ने निगम के समाज कल्याण विभाग में उन्हें राशन उपलब्ध कराने मदद करने मांग पत्र सौंपा था। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत थर्ड जेंडरों को भोजन बनाने राशन का सामान निगम परिसर में निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने भेंट किया। राशन का किट मिलने से इन्हें कुछ दिनों के लिए भोजन की समस्या से निजात मिलेगी। सूखे राशन के लिए थर्ड जेंडरों के संगठन संघर्ष एक जीवन समिति के प्रमुख कंचन किन्नर द्वारा निगम के समाज कल्याण विभाग में मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर दानदाताओं का सहयोग लेते हुए इन्हें राशन उपलब्ध कराया गया। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, थर्ड डेंजर जो है वो हमारे भिलाई क्षेत्र के कुछ ऐसे थर्ड डेंजर की जो कमेटी है उन्होंने मांग पत्र देकर समाज कल्याण विभाग को राहत सामग्री, राशन सामग्री प्रदान करने की मांग की थी। चूँकि लॉकडाउन का वक्त था और लॉकडाउन के दौरान उनके यहाँ राशन की समाप्ति हो गई थी, जिस पर निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की और उनको राशन सामग्री का पूरा पैकेज जो आता है जिससे उनका परिवार भोजन के लिए समस्या न हो, ऐसे उनके परिवार को उपलब्ध कराया गया है। और इसमें राशन सामग्री में चावल, दाल और जो मिर्च मसाले जो रहते हैं वो सारी पैकेट जो है उनको दिया गया है। कुल 15 थर्ड जेंडरों को राशन किट प्रदान किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में असहाय गरीब जरूरतमंदों को चिन्हित कर दानदाताओं की मदद से इन्हें भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने इस कार्य में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से कैंप क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ हो चुका है, जिससे क्षेत्र में लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी होने जा रही है। नगर निगम के एल्डरमैन अरविंद राय और क्षेत्रवासियों ने देवेंद्र यादव का आभार दिल से जताया है। पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने महापौर कार्यकाल के दौरान नगर निगम के सभी वार्डों में लोगों की मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया था, जो अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। कैंप क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। कैंप क्षेत्र में लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य का निरीक्षण नगर निगम के एल्डरमैन अरविंद राय ने किया और विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने कार्य को समय सीमा में पूरा करने निर्माणी कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दिए। एल्डरमैन अरविंद राय ने पूर्व महापौर देवेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आपके चैनल के माध्यम से जो विकास कार्य कैंप में बहुत सालों से रुके हुए थे उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं तहे दिल से माननीय विधायक भिलाई नगर निगम विधायक देवेंद्र यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विकास कार्य था बहुत दिनों से रुका हुआ था, कई सालों से रुका हुआ था। हमारा क्षेत्र कैंप 1 क्षेत्र है और ये वार्ड प्रेम नगर है। इसमें हम लोग कहीं पिछड़े हुए थे। देवेंद्र यादव जी से मैंने अनुरोध किया कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रोड नाली
और जो जो समस्याएं उससे मैंने अवगत कराया उनको और उन्होंने तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। जहां जहां जर्जर स्थिति में रोड थे वहां पे सारे रोडों का संधारण एवं उनका जीर्णोद्धार किया, जिससे आवागमन आने जाने में जो आम लोगों को समस्या होती थी वो समस्या का सामना न करना पड़े। और कई सालों से ये जो क्षेत्र था अनछुआ था, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। हमारे कैंप वैसे भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन माननीय देवेंद्र यादव जी की मदद से और उनके सहयोग से और उनके प्रयासों से जो ये क्षेत्र में विकास का कार्य बढ़ा है, जो आने वाले सदियों आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने 59 करोड़ रुपए माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा भिलाई नगर निगम को 59 करोड़ का दिया, 59 करोड़ का विकास कार्य करने के लिए पैसे की स्वीकृति की। साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले एक दिन कल की ही बात है, कल माननीय भूपेश बघेल जी ने भिलाई नगर निगम को 20 करोड़ प्लस पहले 27 करोड़ मतलब टोटल 50 करोड़ का सौगात दिया ताकि यहाँ का विकास हो सके। एल्डरमैन अरविंद राय ने कैंप क्षेत्र में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के होने जा रहे शुभारंभ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। के चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत ही खुशी के साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ कैंप की क्षेत्र की जनता को, क्योंकि यहाँ जो एक गरीब आदमी का सपना होता था कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ाए, वो सपना बहुत ही जल्द पूरा होने जा रहा है। इस कैंप क्षेत्र को भी माननीय देवेंद्र यादव जी ने एक इंग्लिश माध्यम स्कूल स्वीकृत किया है। भूपेश बघेल जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है और कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो आप बीएसपी स्कूल देखते हैं, कैंप 1 बीएसपी स्कूल, जो कि कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक इंग्लिश माध्यम स्कूल की स्थापना होगी, जिससे यहाँ के गरीब लोग जो सपना देखते थे कि हमारा भी बच्चा पढ़ के इंग्लिश मीडियम माध्यम स्कूल में पढ़े, इंजीनियर बने, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, आईएएस बने, उनका भी सपना साकार हो सकेगा, गरीबों का सपना साकार होगा। इसलिए मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और देवेंद्र यादव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्य किया, जिससे लोग गरीब बच्चों का भविष्य बने। विकास कार्यों का शुभारंभ होने से क्षेत्र के लोगों ने पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया। देख रहे हैं रोड का मतलब बहुत दिनों से रोड ऐसे ही रखा हुआ था, इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। देवेंद्र यादव जी के द्वारा और अरविंद भैया के मेहनत से ये रोड वापस से इसका निर्माण का कार्य चालू हुआ। निर्माण हो रहा वहाँ तक ठीक है, ये सब देवेंद्र यादव का देन है, जो कि ये रोड बन रहा है और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। रोड बन जाने से क्या है, कचरा सब तो नहीं फैलेगा। गौरतलब है कि पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान सभी वार्डों में विकास कार्यों को कराया गया है, जिसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। साथ ही शहर विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि शासन से स्वीकृत कराई जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी वो वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 28 मई वैश्विक महावारी दिवस के दिन भिलाई की अनुभूति श्री फाउंडेशन की टीम ने महिला डॉक्टर्स, नर्स सहित जामुल पालिका परिषद की महिला सफाई कर्मियों का स्वागत सम्मान किया एवं आज के दिन विशेष की महत्ता बताते हुए सभी ने बधाइयां एक दूसरे को दी।
अनुभूतिशील फाउंडेशन द्वारा 28 मई को वैश्विक महामारी दिवस मनाया गया। चूँकि फाउंडेशन इसी विषय पर 5 वर्षों से निरंतर कार्य करती आ रही है, इसलिए इस बार आज के दिन को फाउंडेशन ने कुछ विशेष रूप से मनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़ा विषय है, इसीलिए इस बार कोरोना महामारी में व्यतीत हो रहे समय को देखते हुए इस विषम परिस्थितियों में जो महिलाएं अपनी परवाह न करते हुए हम सब के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनका सम्मान करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत फाउंडेशन द्वारा कोविड में अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही महिला नर्सें एवं सफाई मित्रों का चयन किया गया। ये कार्यक्रम रुंगटा हॉस्टल में रह रही लगभग 95 नर्सें एवं जामुल नगर पालिका की लगभग 55 महिला सफाई मित्रों के साथ किया गया। इसमें उनको अनुभूतिशील सैनिटरी नैपकिन, अनुभूतिशील स्वनिर्मित फेस मास्क एवं हर्बल सैनिटाइजर के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आखिर में फाउंडेशन के सदस्यों ने एक साथ मिलकर सभी कोरोना वॉरियर्स नर्सों को उनकी सेवा के लिए हृदय से आभार जताते हुए सलाम किया, क्योंकि संस्था मानती है कि जब इस महामारी के दौरान लोगों के अपनों ने भी उनसे दूरियां बना ली थी, तब उन्होंने निस्वार्थ से बिना डरे अपनी सेवाएं दी है। इनके सभी के साथ वैश्विक महामारी दिवस मनाकर फाउंडेशन ने काफ़ी गर्व महसूस किया। इस कार्यक्रम में कोविड अस्पतालों में सेवा दे रही इन नर्सों को लीड कर रही दुर्ग जिला अस्पताल से श्रीमती डॉक्टर सुगम सावंत विशेष रूप से शामिल रही और उन्होंने इस कार्यक्रम एवं उनके स्टाफ का सम्मान होता देख काफ़ी प्रशंसा भी की एवं प्रशंसित भी हुई। साथ ही इस दिन विशेष पर नर्सों ने सम्मान पाकर हृदय से फाउंडेशन का आभार जताया। मैंने पहले ही कहा है कि अनुभूतिशील फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है और जो कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बहुत सारी हैबिट्स सिखाने के लिए, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। बट द मोस्ट अप्रिशिएबल थिंग इज़ दिस दैट वो हमारे जो स्टाफ है, जो मेरे स्टाफ है, जो 1.5 साल से लगातार हॉस्पिटल के अंदर जाके मरीजों के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको उन लोग ने आज सैल्यूट किया एंड दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। अ बिग अपलॉड टू देम। थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत खुशी है यहाँ CCM का चांदूर में काम करके एज ए ICU स्टाफ नर्स, एंड ये आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस डे को भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एज अ मेडिकल फील्ड हमको तो ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है, उन गर्ल्स को जो गाँव में है, विलेजेस है, उन लोग को नॉलेज बहुत कम होता है। लाइक सैनिटरी पैड यूज़ कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना रेस्पेक्ट दिया हम सबको। और ये भी है कि हम लोग को जितना भी नॉलेज हम आगे भी जाके और जो गर्ल्स रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बताएंगे प्रिकॉशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि इतना बढ़िया मिला हम लोग को नॉलेज और जानने के लिए। सर बहुत खुशी हो रही है कि स्टाफ नर्स के साथ एक महिला का भी सम्मान हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम कोरोना वॉरियर्स वर्क के काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन, हमारा सम्मान किया जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य था कि हमारा काम था, इसके साथ ही हम अपना काम भी कर रहे हैं। और ये आज उन्होंने जो हमारा सम्मान किया और जिस तरह से उन्होंने ये हाइजीन डे को सेलिब्रेट किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये होता नहीं है। और आज ये आपके थ्रू सारे लोगों को पता चलेगा, तो क्या इससे जागरूकता और बढ़ेगी और इससे क्या है महिलाओं की सुरक्षा भी जो है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उस प्रॉब्लम्स का निवारण भी होगा। जो जानकारी आपके पास है और आज जो मिली है, क्या इसे और आगे पहुँचाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हर छोटे से छोटे गाँव में, हर गलियों में जो भी महिलाएँ, जो भी लड़कियाँ, उनके पास ये पहुँचे कि सैनिटाइजर, जो सैनिटरी पैड होती है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके हाइजीन का मेंटेनर कितने ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर जा सकते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर हो सकती हैं। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में MJ कॉलेज के स्टाफ ने भी अपनी डायरेक्टर श्रीलेखा विरुलकर के साथ मिलकर अपने विशेष सहभागिता निभाई। मीडिया को जानकारी देते हुए फाउंडेशन की अध्यक्षा डिम्पल कौर सहित MJ कॉलेज की प्रतिनिधि ने आज के दिन विशेष पर रोशनी डाला। नमस्कार, सबसे पहले अनुभूतिशील फाउंडेशन की ओर से और वैश्विक महामारी दिवस के लिए सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। जिस तरह से हमारी फाउंडेशन इसी विषय पे कार्य कर रही है, तो हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमारी इच्छा यही रही कि जो हमारे महिला कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे आके जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान के लिए काम किया है, उनका सम्मान किया जाए।
तो उसके अंतर्गत हमने रूमटा नर्सिंग जितनी छात्राएं हैं जो कि अपनी कोविड में सेवाएं दे रही हैं उनको और सफाई कर्मचारियों को हमने उनका चयन किया है और उनको हमने सैनिटरी पैड, सैनिटाइज़र, फेस मास्क और एक सर्टिफिकेट अनुभूति श्री फाउंडेशन की ओर से एक प्रशस्ति पत्र देके उनका सम्मान करना चाहा है। बस इतना छोटा सा एक कार्यक्रम था जो कि हमें यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आपके द्वारा? इसके बाद हम लोग आज जामुल नगर निगम पालिका जाने वाले हैं जहाँ सफाई महिला कर्मचारी हैं उनका सम्मान करना है और उसके बाद हम लोग दुर्ग ब्रिज के नीचे जितने महिलाएं जो कि पेड़ पौधे का कार्य कर रहे हैं बेचने का, उनके बीच हम स्वरूपानंद कॉलेज के साथ जाने का कार्यक्रम हमारा। सबसे पहले तो ये बहुत ही सम्मान के लायक काम कर रहे हैं, इनके लिए तो आदर से वैसे भी सर जुड़ जाता है नर्सिंग में काम से जितने लोग जुड़े हुए हैं। और आज के दिन जब इनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ तो हम तो अपने को धन्य समझ रहे हैं। कुछ इनके लिए कहना चाहेंगे? अब इनके लिए तो शब्द कमी पड़ जाता है जिस तरीके से लोग सेवाएं करते हैं और परिवार भले एक बार साथ छोड़ दे बट नर्सिंग से जुड़े हुए लोग जो जिस भावना से वो लोग काम करते हैं वो तो बहुत ही आदर की बात है। अनुभूति श्री से तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं और वो समाज के हर पहलू के साथ वो लोग काम करते हैं और इनका भी निस्वार्थ भाव से काम रहता है और जहाँ भी ये ज़रूरत देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सैनिटरी पैड के लिए उन्होंने जो अवेयरनेस फैलाई है, एक समय ऐसा था कि जो दो लेडीज़ आपस में इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे और आज कम से कम खुले में ये सब बात हो पा रही है, वो एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के प्रति, क्योंकि इसके कारण से होने वाली जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों से उन्होंने अवगत कराया और लोग खुले में बात कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी नारी शक्ति ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, जिसमें चिकित्सा विभाग में सेवाएं दे रही महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है। साथ ही इस दौरान पूरे शहर की सफाई व्यवस्था में लगी हुई महिलाओं ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कार्यों को अंजाम दिया। ऐसे में वैश्विक महामारी दिवस के दिन इनका सम्मान होना लाजमी है और अनुभूति रूपी फाउंडेशन ने इन सभी का सम्मान करके यकीनन इनके हौसलों को एक नई उड़ान देने का प्रयास भी किया है, जो कि एक सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर जनमानस में तरह तरह की भ्रांतियां व्याप्त है। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चरोदा के डायरेक्टर और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल ने वैक्सीन को लेकर प्रश्नों के सरलता से जवाब दिए हैं। देखिए, वैक्सीन को लेकर के लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं और उससे दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। शुरुआत में ये ऐसा था कि सिर्फ 65 प्लस वालों को वैक्सीन लगाना के परमिशन था, लेकिन अभी अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करा सकता है। वैक्सीन कौन नहीं लगा सकता उसके बारे में बस यही है कि अगर कोई क्रिटिकली इल है, जिसको सीरियस कोई बीमारी है और हॉस्पिटलाइज है, एडमिटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। या उसे तेज बुखार है या कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायरिया है, लूज मोशंस हो रहे हैं और कोई तकलीफ है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, बीमार है, तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवा सकता। ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद वैक्सीन वो लगवा सकते हैं। वैक्सीन ये कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई जानलेवा साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन के नहीं है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट में सिर्फ यही है कि आपको हो सकता है हल्की फुल्का बुखार आए, वैक्सीन लगवाएं उस दिन या उसके अगले 24 घंटे तक आपको बुखार आने की संभावना है, या बदन में दर्द, सिर दर्द, हेडेक,
चक्कर, ये सब की संभावना रहती है, तो उसके लिए आप सिंपल पैरासीटामोल के टैबलेट ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, वो ठीक हो जाता है। या फिर अगर आप एलर्जिक हैं और आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखना है। और अगर आपको कोई भी एलर्जी से संबंधित कोई सिम्टम्स आते हैं, खुजली हो रहा है या फिर रैशेज आ रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। देखिए, दोनों डोज के बीच में गैप का ऐसा है कि अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग है। जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच का जो गैप है 4 से 6 वीक का रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। और कोविशील्ड जो है शुरुआत में वो 4 to 6 वीक था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के हिसाब से 6 to 8 वीक्स का मिनिमम गैप होना ज़रूरी है। और इसका पीछे रीज़न ये दिया गया है कि गैप थोड़ा बढ़ाने से एंटीबॉडी बढ़ने की प्रक्रिया जो है और तेज़ हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनती है तो वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और स्पुतनिक जो वैक्सीन है, जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि 21 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है 2 डोज के बीच में। अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित हुआ है और वो कोविड से रिकवर हो गया है, तो मिनिमम 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है। 3 महीने बाद वो कोविड वैक्सीन लगवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डोज लगवा चुका है और उसके बाद उसे कोविड से संक्रमित हो गया है, तो रिकवर होने के 3 महीने बाद वो सेकेंड डोज लगवा सकता है। देखिए, महिलाओं में सभी महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं अगर 18 वर्ष से अधिक उनकी उम्र है तो। लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो और ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उन महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवाना है। लेकिन अगर कोई महिलाएं जैसे बोलती हैं कि हमको पीरियड्स आया हुआ है, तो पीरियड्स का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। आप पीरियड्स आया हुआ है तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ महिलाओं का ये डाउट रहता है वैक्सीन लगवाने के बाद उनका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, मासिक धर्म में परेशानियां आ सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मासिक धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एक अलग हार्मोन प्रक्रिया है, उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। तो निडर होकर महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगवाना है। देखिए, अगर कोई पहला डोज कोविशील्ड का लगवाया है उसने, तो उसको दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लगवाना है। और अगर पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है उसने, तो दूसरा डोज भी उसको कोवैक्सीन का ही लगवाना है। आप मेडिसिन चेंज नहीं कर सकते, आपको दोनों डोज एक ही कंपनी का ही लगवाना है। बिल्कुल, अगर वैक्सीन आपने लगवा भी लिया है, भले ही दोनों डोज भी लगवा लिया, तो भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वैक्सीन का 100% प्रोटेक्शन वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ 60 to 70% ही प्रोटेक्शन वैल्यू है। तो 20 से 30% संभावना है कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क कंटिन्यू लगा करके रखना है अगर आप भीड़ वाले जगह पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है। हाँ, कुछ लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, और कुछ लोगों की सीरियस भी हुई है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जैसे कि इसमें एक डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो बहुत ही एक सम्मानजनक पद्मश्री अवार्डी पूर्व IMA प्रेसिडेंट रहे हैं दिल्ली के, और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे। अभी हाल फिलहाल में ही उनकी कोविड से मृत्यु हुई है, और उन्होंने भी दोनों डोज लगवाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया तो आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए हैं और आपको कोविड नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो कोविड हो रहा है, मौत हो रही है, तो हम वैक्सीन ना लगवाएं। ये उसी प्रकार है जैसे कि हम बाकी हेल्थ प्रोटेक्शन हम लेते हैं, जैसे कि आपको सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। तो कई लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, हर प्रकार से अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आता है, उनकी भी मौत होती है, या हार्ट अटैक आने के बाद एंजियोप्लास्टी कराना है, बाईपास सर्जरी कराना है, उसके बावजूद भी कई लोगों की मौत हो जाती है। तो कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, चाहे हार्ट का ट्रीटमेंट हो, चाहे ब्रेन का पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो, या कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी चीज़ का 100% रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशन ना लें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन ना करें, स्मोकिंग करें, टोबैको लें, है ना, अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करें, फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, अपने वजन का ध्यान ना रखें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो और आपको बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आप अमर तो हो नहीं गए,
हर इंसान को एक न एक दिन जाना है इस दुनिया से। तो लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारे हेल्दी रहने की संभावना, बीमार ना पड़ने की संभावना कई गुना अधिक होती है। इसलिए मेरा सभी से यही गुजारिश है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन प्रभावशाली है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक हो। सारे वैक्सीन प्रभावशाली वैक्सीन है। आपको वैक्सीन सेंटर में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, आपको जो वैक्सीन सरकार की तरफ से प्रोवाइड मुहैया किया जा रहा है, उस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाएं ताकि हम इस कोरोना के जंग को जीत सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक की गई पोस्ट को लेकर छत्तीसगढ़ सिख समाज ने जताया आक्रोश। कमेंट्स करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपा। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के महामारी की पीड़ा सहकर एक दूसरे की मदद को आगे आ रहा है, वहीं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक टिप्पणियों पर अराजकता फैलाने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप जिसका नाम सनातन हिंदुस्तान के नाम से संचालित है, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा आपसी टिप्पणी में सामाजिक व अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर शहर में रह रहे लोगों के बीच तनाव फैलाने का काम कर रहा है, जिसकी जानकारी लगते ही छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस कृत्य पर रोष व्यक्त करते हुए इसकी शिकायतें दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर से की और इस तरह से शहर के भाईचारे के माहौल को खराब कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें चल रहा है चैट वगैरह, 2 लड़के एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं समाज के ऊपर, जिसमें सिख समाज को भी लिया गया, जो कि अभद्र टिप्पणी किया गया, जिसमें खालिस्तानी वगैरह लिखा गया है। और उसके संबंध में हम लोग एसपी साहब को मुलाकात किए और लेटर दिए कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये एक सनातन ग्रुप करके है, सनातन हिंदुस्तानी ग्रुप करके है, उसमें 2 लोग आपस में चैट कर रहे थे और जिसमें अखंड भारत की बात चल रही थी और इसमें बहुत सी बातें जिसमें लिखा हुआ है ये कल को अखंड भारत में अफगानिस्तान बांग्लादेश तक को मिलाएंगे, सब वापस भारत में वापस आ जाएंगे, फिर और बदनाम करेंगे, ये बात को लेकर चल रहा था, जिसमें बुद्धिस्ट, फारसी, ईसाई, यहूदी उनका भी नाम लिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सिखों के बारे में जो कहा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि सिखों को वो सारी खालिस्तानियों को भी जोड़ा जाएगा, सबको धीरे धीरे खदेड़ा जाएगा। इस तरह के ये जो चैटिंग की गई थी और ये चैटिंग का जो स्क्रीनशॉट हमारे पास जब आया तो हमारी जो सिख संगत है उसने रोष व्यक्त किया कि इस तरह की जो उसमें क्या मनोभावना को ठेस पहुंची है। और हम यही कहते हैं, जिस गुरु ने अपना सिर कलम कर दिया देश धर्म के लिए और वो आज हमारे लिए ऐसी सोच रख रहे हैं और ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत है और जिसकी शिकायत हमने एसपी साहब के पास की है। क्या चाहते हैं कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी सजा हो, जो कार्रवाई की जाए। तो ये चीज़ को लेकर आज सिख समाज जो है यहाँ पर आया है और इस जांच को आगे जो जांच जारी रहे, तो हम यही चाहते हैं कि इसे यानी इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सिख पंचायत का एडवाइज़र हूँ, सलाहकार हूँ और मुझे ये जानकारी हुई, हमारे सदस्यों ने बताया कि सनातन हिंदुस्तान के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें ये आपस में चैटिंग करते हैं। मिस्टर अखिलेश और राकेश भोई हैं, इन्होंने पिछले 2 दिन पहले भड़काऊ बातें इस चैट में लिखी हैं और जिसका हम ज्ञापन देने आज यहाँ एसपी साहब के पास आए थे। और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों अखिलेश और राकेश भोई, जिनका नंबर भी इसमें व्हाट्सएप का है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम का अपराध बनता है और इस तरह के ग्रुप को जो है प्रतिबंधित किए जाए और आगे ताकि इस तरह का ये भड़काऊ बातें न लिख सके। और हमारे समाज में बहुत रोष है कि हमारे विरुद्ध इन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। ठीक, तो हम चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक महोदय अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं उनको डेप्यूट करें और इनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करें। ठीक। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर क्षेत्र में आ रहे गंदे पानी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शुक्रवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन भिलाई नगर पुलिस द्वारा इस घेराव को विफल बना दिया गया। दरअसल भिलाई सेक्टर क्षेत्र अंतर्गत लगभग 60 दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिस पर आक्रोशित भाजपाइयों ने विधायक देवेंद्र यादव को
पानी का जार खरीद कर स्वच्छ जल देने का संकल्प लिया। सड़क पर नारे लगाते हुए भाजयुमो व कार्यकर्ता पानी का जार देने पहुंच भी गए, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस ने उन्हें विधायक निवास सेक्टर 5 पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद नाराज भाजपाइयों ने दुर्ग तहसीलदार उमेश कुमार साहू को पानी का जार सौंपकर स्वच्छ जल देने की मांग की। पूर्व के 2 माह से भिलाई के घरों में गंदा पानी आ रहा है और विधायक महोदय केवल फोटोबाजी की राजनीति करने में व्यस्त है। आज भिलाई की जनता पानी को खरीद करके पीने को मजबूर है। आज भिलाई के नागरिकों की व्यथा बताते हुए आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 1 जार विधायक महोदय को भेंट करना चाहा, परंतु प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने एसडीएम के माध्यम से विधायक जी को यह पानी का जार भेंट किया। पुलिस प्रशासन ने आपको काफ़ी परेशान किया, सुनाई में आ रहा है। लगातार सूचना देने के पश्चात भी वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसा दबाव रहा कि आपको नहीं जाना है, आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परंतु जनता की मांगों को पूर्व में भी जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता उठाते रहे हैं, उसे सतत रूप से आगे भी उठाते रहेंगे और जनता की मांगों को उठाने का प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का सतत रूप से आगे भी रहेगा। क्या आप उग्र आंदोलन करने वाले थे कि सिर्फ पानी देने वाले थे? आज तो केवल हम लोगों ने सांकेतिक किया है। अगर भिलाई के घरों में अगर स्वच्छ जल जल्द से जल्द नहीं आता है तो विधायक निवास से कुछ ही दूर है भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता और टाउनशिप का शहरवासी। विधायक घर में पहुंचने में और विधायक के पास बैठने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका पानी तो वहां तक पहुंच नहीं पाया है शायद, क्या करेंगे आगे, क्या कार्रवाई रहेगी? आप इंतजार कीजिए, यही भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता विधायक आवास में भी बैठेगा और विधायक से सवाल भी पूछेगा। ऐसा नहीं लगता कि काफी लेट हो गया? 2 महीने से पानी को तराही हो गई, गंदा पानी पीने को। भिलाई की जनता ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक निर्वाचित प्रतिनिधि को मौका दिया कि गलती को सुधार लें। जब आज भी विधायक से एक प्रश्न है हमारा कि जब खरखरा से दुर्ग नगर निगम को पानी सप्लाई हो सकता है तो तांदुला का पानी भिलाई इस्पात संयंत्र को क्यों दिया गया? आज जब स्वच्छ जल खरखरा के माध्यम से दुर्ग की जनता को मिल रहा है तो भिलाई की जनता को क्यों नहीं मिला? यह हमारा आज ही प्रश्न है विधायक महोदय से। और उन्होंने अब तक ऐसी कौन सी कमेटी बनाई कि भिलाई नगर निगम के अधिकारी और भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी मिलकर के स्वच्छ जल की उपलब्ध करा सके। जिला प्रशासन द्वारा जिले को अनलॉक कर दिया गया है, परंतु शाम 6 बजे के बाद अभी भी लॉकडाउन प्रभावी रहता है, जिसे देखते हुए भिलाई के घड़ी चौक सुपेला में स्वयं यातायात विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से डटकर शहरवासियों को इसकी जानकारी देते हुए लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। जिले में शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन आज भी प्रभावी है, जिसका पालन करवाने के लिए यातायात विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। घड़ी चौक सुपेला पर व्यवस्था सुनिश्चित करती हुई यह यातायात विभाग की थाना प्रभारी भारती मारकाम, जो कि अपनी टीम के साथ घड़ी चौक सुपेला के इर्द गिर्द बैरिकेड लगवा रही हैं और आवागमन कर रहे वाहन चालकों को यह बता रही हैं कि शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है, इसलिए इस दौरान यातायात करना प्रतिबंधित है और इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले परिवर्तित किए गए मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। यातायात थाना प्रभारी भारती मरकाम के साथ उनकी टीम भी लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद मुख्य मार्ग के यातायात को सुचारू करने में अपना पूरा दमखम लगा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर, धड़, कमर,
पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुद्ध जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना की गई। इसके पश्चात केक काटकर खीर का वितरण किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आर्किटेक्ट, इंजीनियर एवं समाज सेवी अशोक धवले, समिति के अध्यक्ष एवं सेल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके ने कहा कि बुद्ध जयंती मनाकर हम समाज, प्रदेश एवं देश को संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध का मार्ग ही प्रेम, सद्भाव, भाईचारा एवं शांति का मार्ग है। आज तथागत गौतम बुद्ध की एक जयंती डॉक्टर अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में मनाई जा रही है। प्रतिमा प्रबंध समिति के तमाम पदाधिकारी इसमें हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के संदेश को हम इस हृदय स्थल से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध का मार्ग एक प्रासंगिक है। बुद्ध का मार्ग ही एक शांति, अमन, भाईचारा का मार्ग है और अगर इस देश में और प्रदेश में और समाज में अगर युद्ध को खत्म करना है तो बुद्ध को अपनाना ही पड़ेगा। ये हमारी सोच है। कोरोना काल से लगातार अब तक महामारी का दंश झेल रहे दुर्ग जिला मिनी बस व बस मालिक संघ के लोगों द्वारा 1 जून से जिले में सभी जगहों के लिए बस की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के तहत लगातार 2 माह से बंद बस परिवहन सेवा को लेकर दुर्ग जिला मिनी बस व बस मालिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा शुक्रवार को बस संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा के समक्ष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए बस का संचालन शुरू किए जाने को लेकर चर्चाएं की।
जिसके बाद 1 जून से दुर्ग जिले के सभी मार्गों पर बसों का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में भी जिस तरह आम लोगों ने अपनी आजीविका चलाई, ठीक उसी तरह मिनी बस व बस व्यवसाय से जुड़े परिवारों पर ही आर्थिक बोझ के साथ ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इस संबंध में बस मालिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने बताया कि लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 माह से बस के पहिए थमे हुए हैं, जिसे फिर से शुरू करने में एक बस के पीछे 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। इस गंभीर परिस्थितियों में बस मालिक बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले में करीब 700 बसों का संचालन सभी मार्गों पर होता है और एक बस के पीछे 7 परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। आज डीजल का रेट आप सभी को मालूम है कि डीजल का रेट 92 रुपये क्रॉस हो चुका है। हम लोगों का जब 64-65 रुपया डीजल का रेट था तब किराया तय हुआ था। आज 3 साल हो गए, 3 साल में हमारा किराए में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने आदरणीय मंत्री जी को आवेदन किया है, लिखित में ज्ञापन भी दिया है, मीटिंग भी हुई है कि हमारा किराया कम से कम 25% मिनिमम बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में करीब आज से 5 दिन पहले बसों का किराया 25% बढ़ा दिया गया है। जैसे हमारा साधारण बसों का किराया पर किलोमीटर 1 रुपया है, वो वहाँ 1.25 रुपया कर दिया गया। वहाँ भी 1 रुपया था, वहाँ 1.25 रुपया करके लागू हो गया किराया वहाँ। और हमारे हम 3 महीने से ज्ञापन देने के बाद भी हमारा आज तक किराया नहीं बढ़ाया और 92 रुपया लीटर डीजल में हम गाड़ी कैसे चलाएं, हमको खुद तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो आप 1 तारीख से चालू करने वाले चालू करेंगे, चालू तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर गाड़ियाँ फाइनेंस है, हर ऑपरेटर गाड़ियाँ फाइनेंस है, वो किस्ती कहाँ से पटाएगा। और किराया बढ़ने के बाद भी चालू करेंगे तो हमको कौन सा दूसरे दिन से हमारी गाड़ी फुल होके जाएगी। हमको तो 1 महीना कम से कम आज घर से डीजल भी देना है, ड्राइवर को तनख्वाह भी देना है, टैक्स भी घर से पटाना है, गाड़ी की घिसाई भी घर से देना है, जो पिछली बार हम भुगत चुके हैं। अभी कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जिले के समस्त लॉकडाउन को समाप्त कर दी गई है। सभी दुकानों को पूर्णकालिक रूप से चालू किया गया है। अभी हम दुर्ग जिला बस मालिक संघ ने आपस में बैठकर मीटिंग की, सारे बस मालिक इकट्ठे हैं कि जब सब सारा लॉकडाउन खुल गया तो हम भी 1 तारीख से समस्त दुर्ग के समस्त मार्ग, चाहे दुर्ग से बेमेतरा रोड हो, दुर्ग से रायपुर रोड हो, दुर्ग से राजनांदगांव हो, पाटन हो, अहिवारा रोड हो और अपना खैरागढ़ रोड हो, दिल्ली राजेरा रोड हो, समस्त मार्गों में हम 1 तारीख से सवारियों के हिसाब से बसें चालू कर देंगे। पूरी जितनी बसें चालू हो सकती है 1 तारीख से हम धीरे धीरे बस चालू करना चालू कर देंगे। हमारी 1 तारीख सुबह से हर रोड में गाड़ियाँ चालू हो जाएगी। कोविड को देखते हुए किस तरह की सावधानी बरतें हैं? कोविड को देखते हुए तो अभी 2 चीज़ें हम देंगे। एक तो हैंड सैनिटाइजर करके लोगों को बिठाएंगे और हर आदमी जो सवारी जो बस में बैठेगा उसको मास्क अनिवार्य करेंगे कि बिना मास्क के कोई भी सवारी गाड़ी में सफर ना करे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के लुचकीपारा में गुरुवार की रात हुए घटना में लुचकीपारा निवासी मोहम्मद हमीद की धारदार चाकू से हत्या कर फरार होने वाले आरोपी संतोष केमे एवं दिलीप केमे को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों ने गुरुवार की रात मृतक हमीद को हत्या करने की नियत से धारदार चाकू से पेट, छाती, गला सहित शरीर के अन्य हिस्सों में वार कर हत्या कर दिया था। मुखबिर की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी दुर्ग निरीक्षक राजेश बागड़े ने स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी थी। कल दिनांक को 7 बजे शाम को करीबन हमको दूरभाष से सूचना मिला कि एक व्यक्ति हमीद नाम का व्यक्ति है, उसका मर्डर हो गया है। तो कल हमने मौके पर जाकर देखा और पता लगाया तो पता चला कि हमीद नाम का व्यक्ति था, करीबन 35 साल का। उसके मोहल्ले में रहने वाले गणेश मंदिर लुचकीपारा तालाब के नीचे में गणेश मंदिर का उसका घर है और घटनास्थल भी वहीं पे है। तो आजू बाजू लोगों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि एक नगाड़ा बजाने वाला, ढोल बजाने वाला एक बंदा है संतोष करके, उसके साथ किसी बात को लेकर उसके साथ विवाद हुआ था और उसी बात पर से उसके चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमने तत्काल सर्वप्रथम उसके बॉडी को, हमीद के बॉडी को तत्काल जिला अस्पताल रवाना किया गया, किंतु जिला अस्पताल में जाने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर हमने जो मृतक है उसके भाई की तरफ से FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के पश्चात हम जो आरोपी थे उसके बतासाजी में जुट गए और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान CSP दुर्ग महोदय के निर्देशानुसार हमने अलग अलग टीम गठित किया और गठित करने के बाद चंद घंटों के अंदर ही हमने मामले के दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए, जिन्होंने आज दिनांक को
अपना जुर्म स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वो जो मृतक है वो लुचकीपारा तालाब के ऊपर में खड़े होकर किसी बात पर बहसबाजी कर रहा था और उसी बात से लेकर वो गाली गलौज किया और उसके घर में घुस गया, आरोपी के घर में। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दिया और इस तरीके से उसका खुलासा हुआ। आज उसको बाकायदा गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज रहे हैं। वहीं खैरागढ़ विधानसभा के तहत गंडई नगर पंचायत की ठंडार ग्राम पंचायत में पीड़िता एवं उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर अपहरण कर जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को गंडई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्रार्थिया ने गंडई थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार जांगड़े के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को रायपुर भागते समय पकड़ लिया। मामले की जानकारी गंडई थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। दिनांक 26/5/21 को प्रार्थिया ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25/5/2021 के रात के करीबन 1:30 बजे ग्राम ठंडार के कृष्ण कुमार जांगड़े और चोवाराम टंडन ने उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसको बच्चे का अपहरण और उसकी बच्चे और उसकी मां का अपहरण करके ले गए और रास्ते में जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी चोवाराम ने उसको पकड़ कर रखा था। रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना गंडई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध धारा 376D 365 506 34 का अपराध पंजीबद्ध कर पेशना में लिया गया। आरोपी घटना के बाद से रायपुर फरार हो गए थे, जिन्हें तत्काल चंद घंटों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी इनकी रास्ते से ही हुई है, रायपुर के आसपास से। भागने की कोशिश कर रहे थे तो न्यायालय में कब पेश किए? कल दिनांक को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से सीधे सलोनी जेल खैरागढ़। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर हमेशा की तरह एक बार फिर जाते जाते दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।